नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में पुनरावृत्ति का क्रम शुरू किया था उसमें हम लोगों ने पद्य खंड से पाठ 1, 2 और 3 की पुनरावृत्ति कर ली थी। और हमने ये देखा था कि पद्य खंड में जो पाठ 1, 2 और 3 है उसमें किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। और आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वह गद्य खंड के पाठ 1, 2, 3 के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। बच्चों, ये पुनरावृत्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में अब हमारा यूनिट टेस्ट शुरू होने वाला है, इकाई परीक्षा शुरू होने वाली है। और इस इकाई परीक्षा का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला हुआ होगा। हो सकता है कि वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़े, हो सकता है कि एक एक नंबर के प्रश्न आए जिनका उत्तर आप एक एक शब्दों में दे सकें। तो इस तरह से हमें पाठ को एक बार देखना है ना। अगर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे तो उस पर तो हम लोग पढ़ते समय चर्चा कर ही चुके थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न पाठ को एक एक बार पलट लिया जाए। दो पीरियड लगेंगे। एक पीरियड में हमने पद्य देख लिया, एक पीरियड में आज हम गद्य देखने जा रहे हैं। अगर हमारा स्कूल खुला होता बच्चों तो निश्चित रूप से हम कक्षा में भी यही काम करते कि जब हमारा पाठ्यक्रम यूनिट टेस्ट का समाप्त हो जाता तो हम एक बार उसकी पुनरावृत्ति ज़रूर करते। तो वही काम हम आज करने जा रहे हैं और आज इस कक्षा में गद्य खंड की बारी है। ठीक है, तो हमारा जो गद्य खंड है उसका पहला पाठ जो है वो है स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ नेताजी का चश्मा। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ और नेताजी का चश्मा पाठ से जुड़े हुए प्रश्न जो एक एक लाइन के बनेंगे उस पर हमें गौर करना है। और उससे पहले स्वयं प्रकाश का जो जीवन परिचय है उस पर भी हमें गौर करना है। लेखकों का जो जीवन परिचय है बच्चों, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लेखकों का जो जीवन परिचय है उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या हैं। पूरा आपको जीवन परिचय याद नहीं करना है, आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दीजिए। जैसे किसी लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं होती हैं। तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, किताब में उनकी जो रचनाएं दी गई हैं कम से कम उसे आप एक जगह लिख लें। और बहुत ज़्यादा लोग तो है नहीं, 3 लोग पद्य में हैं, 3 लोग गद्य में हैं, तो अधिकतम 6 लोगों की रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर इसके अलावा उस लेखक का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किस सन में हुआ, इससे क्या लेना देना है। कहाँ हुआ, जगह का नाम महत्वपूर्ण हो सकता है। जो तीसरा प्रश्न बनता है वो बनता है कि अगर उसकी भाषा शैली में कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई विशेषता हो तो आप उसे लिख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके भाव पक्ष की कोई खास बात हो, जैसे निराला जी के बारे में जो खास बात थी कि वे विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, तो इस तरह की कोई खास बात हो अगर लेखक से जुड़ी हुई तो उसे आप देख सकते हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है किसी लेखक के लिए, वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करना। तो अगर कोई लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, उससे सम्मानित है, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि हम ये जान लें कि अमुक लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तो जो हमारा जो पहला पाठ है बच्चों वो है नेताजी का चश्मा। आप सभी वो पाठ खोलिए और स्वयं प्रकाश का जो जीवन परिचय दिया हुआ है आप वहाँ पर आइए, हम वहाँ से बातचीत अपनी शुरू करते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, ये एक प्रश्न बनता है यहाँ से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। ये महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। तो आप वसुधा पत्रिका का नाम लिखेंगे। वसुधा एक बहुत ही ख्यातिनाम पत्रिका है, हमारे देश की बहुत बड़ी साहित्यिक पत्रिका है, उसके संपादन से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है। अब देखिए कि स्वयं प्रकाश के जो रचना संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय रचना संग्रह हैं। और बीच में विनय और ईंधन, इनके 2 उपन्यास बहुत चर्चित रहे हैं। तो इन्हें ही अगर आप याद रखेंगे तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रकाश
के किन्हीं 2 रचना संग्रहों के नाम लिखिए या स्वयं प्रकाश के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए, तो आप यहीं से याद किए रहेंगे और आप उसे लिख देंगे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको मैंने जैसा कि कहा कि साहित्य अकादमी प्राप्त करना किसी लेखक के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखें अपना। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार के भी स्वर हैं। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो इनके लेखन की जो विशेषताएं हैं, कमोबेश जितने भी आधुनिक लेखक हैं उनका विषय वस्तु यही है ना। वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, मध्यम वर्ग की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द हैं, मजदूर, किसान, इन सबों के जो दुख दर्द हैं, लोक संस्कृति, लोक जीवन कैसा है और उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बीच चेतना को लेकर के आधुनिक लेखक बहुत सजग रहे हैं। तो लगभग जितने भी आधुनिक लेखक हैं बच्चों, उनके पास आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें तो मुझे कुछ विशेष नज़र नहीं आता, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्वयं प्रकाश के बारे में वो मैंने आपको बता दी। अब आइए हम सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी क्या कहती है? नेताजी का चश्मा कहानी का शीर्षक है। तो हम एक बार एक छोटा सा सारांश समझ लें कहानी का, कि कहानी का सारांश ये है बच्चों की एक नगरपालिका है जो कभी कभी सामाजिक कार्य कर दिया करती है। एक जगह है जहाँ पर एक नगरपालिका है, एक छोटा सा कस्बा है, बाज़ार है, 2-4 पेशाब घर हैं, ओपन एयर सिनेमा घर है, चौराहे पर मूर्ति लगी हुई है। वह मूर्ति बड़ी हड़बड़ी में बनाई गई है और उस मूर्ति को स्कूल के ही किसी मास्टर साहब ने बना दिया हो ऐसा लगता है। और हड़बड़ाहट में बनाई गई मूर्ति इस तरह से बनी कि चश्मा बनाना या तो भूल गया मूर्ति वाला बनाना, या फिर अधिक बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। और इस तरह से मूर्ति चौराहे पर लगा दी गई, और वो मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब मूर्ति लगी चौराहे पर, तो किसी गांव के लिए, किसी कस्बे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हो गया। तो जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि मूर्तियां, शहीदों की मूर्तियां, नेताओं की मूर्तियां उपेक्षित सी पड़ी रहती हैं, लोगों को उससे कोई ख़ास मतलब होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेताजी के चश्मे पर नित नया चश्मा लगा रहता है और वह बदलता रहता है। कभी बड़ा चश्मा लग जाता है, कभी छोटा चश्मा लग जाता है। तो आखिर यह करता कौन है? तो हालदार साहब एक व्यक्ति हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो उस चौराहे से गुजरते रहते हैं अपनी जीप से। तो उनके लिए ये बहुत कुतूहल का विषय हो जाता है कि ये जो मूर्ति है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा असली है और रोज़ बदलता रह रहा है, तो आखिर में ये है क्या? तो इसका पता लगाने के लिए वो पास में ही एक पान वाला है। पान वाला बहुत खुश मिजाज व्यक्ति है, उसकी तोंद बहुत निकली हुई है, आगे की बत्तीसी जो है वह सड़ी हुई है, पान खाते खाते दांत जड़ गए हैं, और वह हमेशा मुस्कुराने वाला एक व्यक्ति है। और उस व्यक्ति का दोस्त भी है जो व्यक्ति नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ा दिया करता है। तो उससे पूछते हैं कि भाई क्या राज है इसका, मूर्ति में चश्मा क्यों बदल जाता है? तो वह बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदल देता है। तो ऐसा कहने से हालदार साहब को ये लगता है कि कैप्टन चश्मे वाला बोलने से ऐसा लग रहा है कि या तो वो नेताजी का बहुत बड़ा भक्त होगा, या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा, या कोई बहुत बड़ा देशभक्त होगा, या नेताजी से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति होगा जो हट्टा कट्टा होगा, कैप्टन कहा जा रहा है। लेकिन दरअसल इस पूरे ख्यालात और पूरे अनुमान के विपरीत कैप्टन चश्मे वाला अत्यंत मरियल सा, बूढ़ा सा एक व्यक्ति है जो अपाहिज है, पैरों से अपाहिज है,
और वह चश्मा बेचने का काम करता है। बांस पर चश्मे लटकाए हुए वह घूम घूम कर चश्मा बेचता है। उसके पास एक पेटी है जिसमें वह चश्मे रखता है, और जब कभी वह दुकान लगाता है तो बांस दीवार के सहारे टिका देता है और उस पर चश्मों को लटका देता है। अब कोई ग्राहक आता है तो वह उसे चश्मा, मान लीजिए कोई ग्राहक आया और उसने नेताजी को जो चश्मा पहनाया है, ग्राहक को वही पसंद आ गया, तो वो नेताजी से माफ़ी मांगते हुए उस चश्मे को उतार करके ग्राहक को दे देता है और नेताजी को एक नया चश्मा पहना देता है। तो इस तरह से आप देखिए कि हमेशा नहीं, लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी ग्राहक को नेताजी को पहनाया गया चश्मा पसंद आ गया है और वो उसे ख़रीद लेता है, तो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी को एक नया चश्मा पहना देता है। ये क्रम चलता रहता है और हालदार साहब इसे देखते हैं और इस कौतुक का आनंद लेते हैं। एक बार वो उस कैप्टन चश्मे वाले को देखते भी हैं कि अरे ये तो अपाहिज व्यक्ति है, मेरे अनुमान के विपरीत एकदम दुबला पतला मरियल सा, इसकी अपनी दुकान भी नहीं है कोई। इसका मतलब है कि लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। एक बार जब हालदार साहब ने बल्कि पूछा भी था उस पान वाले से, तो पान वाला मजाक उड़ाते हुए बोला था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, है ना, पागल है पागल। तो इस तरह से मजाक उड़ाते हैं लोग देशभक्तों का। यह बात भी बहुत बुरी लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वह कैप्टन चश्मे वाला जो है वह स्वर्ग सिधार गया, और जब हालदार साहब को जब यह मालूम चला कि अब कैप्टन चश्मे वाला नहीं है तो उन्हें बहुत दुख लगा। पान वाले से पूछते भी हैं तो पान वाला थोड़ा भावुक हो जाता है, रोने लगता है। तो जब वह रोता है तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में पान वाला उससे प्रेम रखता था, पान वाला कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। तो हालदार साहब अब कहते हैं कि अब हम इस चौराहे से आना जाना नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो नेताजी की मूर्ति जो है वो उपेक्षित सी पड़ी होगी, और मैंने नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति कितनी ख़राब दिखेगी, और एक शहीद का अपमान मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए अब मैं यहाँ से आना जाना नहीं करूँगा। कुछ दिनों तक वो आना जाना नहीं भी करते हैं, लेकिन एक दिन यूं ही कुतूहलवश वो उस चौराहे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि अचानक मूर्ति में कोई परिवर्तन सा है। वो बदहवास गाड़ी को रुकवाते हैं और दौड़ते हुए जाकर नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सरकंडे का चश्मा बना हुआ मूर्ति को पहनाया गया है, बिल्कुल ऐसा चश्मा जैसा कि बच्चे बना लेते हैं खेलते हुए। नेताजी इतनी सी बात पर बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें अब यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा अंदाज़ लगाना चाहिए कि नेताजी बड़े खुश हैं। उन्हें आने वाली पीढ़ी से बहुत उम्मीद है, बच्चों से बहुत उम्मीद है कि और कोई शहीदों का मान अपमान करे न करे, मान करे न करे, अपमान तो नहीं, मान करे न करे, हमारे बच्चे ज़रूर मान करेंगे, सम्मान करेंगे। तो कहानी इसी संदेश के साथ ख़त्म हो जाती है बच्चों। अब प्रश्न क्या उठते हैं इससे, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि नगर पालिका का बड़ा खूबसूरत वर्णन किया गया है, नगर पालिका और उसके कामों के। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि नगर पालिका के निम्नलिखित कामों में से कौन सा काम उस कस्बे में नगर पालिका ने नहीं किया था। बहुत 4 काम दे देगा कि इसमें से कौन सा काम नगर पालिका ने नहीं किया था। कौन सा किया था नहीं पूछेगा, कौन सा नहीं किया था। तो 4 में से 3 काम किया होगा, 1 नहीं किया होगा, उसको आपको पहचानना होगा, है ना। जैसे कि देखिए कि नगर पालिका कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कभी पक्की सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। 4 काम दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को गायब कर देगा और उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लगा देगा कि भाई नगर पालिका यह भी करती थी। तो आपको वो पहचानना होगा। फिर कस्बे से कुछ और सवाल उठ सकते हैं कि कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, कुछ खपरेल के मकान थे, है ना। एक छोटा सीमेंट का कारखाना था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, ठीक ना। तो इतनी सारी विशेषताएं उस कस्बे की दिख रही हैं। अब यहाँ से फिर एक सवाल उठ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कस्बे की नहीं थी, है ना। बहुत आसानी से इसे आप जो
वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं बच्चों, वो बड़े कठिन होते हैं। अब 4 में से 4 विशेषताएं कस्बे की दे दी गई, आपको लगा ये भी हो सकता है, आपको लगा ये भी हो सकता है। लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल दोनों ही था, लेकिन आप हो सकता है कि भ्रमित हो जाएं कि लड़कों का था कि लड़कियों का था, इन्हीं में से कहीं कोई गलत तो नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये एक परेशानी होती है, तो इतनी सावधानी से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो संगमरमर की प्रतिमा लगी थी उसे किसने बनाया था? तो उसे स्कूल के किसी मास्टर साहब ने बनाया था, है ना? इस तरह का प्रश्न आ सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी जिसे कहते हैं बस्ट। प्रश्न आ सकता है बस्ट किसे कहते हैं, है ना? 2 फुट ऊंची मूर्ति को बस्ट कहते हैं। माने टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की जो मूर्ति बनती है उसे हम बस्ट कहते हैं। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह वगैरह, ये नारे किसने देश को दिए थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को देश को दिया था। यहां से प्रश्न उठ सकता है। नेताजी की आंख पर चश्मे थे, है ना? रंगीन चश्मे थे, धातु के बने हुए चश्मे थे, प्लास्टिक के बने हुए चश्मे थे, संगमरमर का बना हुआ चश्मा था। तो इसमें से क्या गलत है? संगमरमर का बना हुआ चश्मा था, क्योंकि संगमरमर का चश्मा तो था ही नहीं, इसीलिए दूसरे तरह के चश्मे पहनाए जाते थे उनको। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। फिर अब आप देखिए कि एक सवाल जो है वो ये भी बन सकता है कि नेताजी को चश्मा कौन पहनाया करता था? निम्नलिखित में से छांटिए। तो ऑप्शन में आपको विकल्प में आपको दे सकता है कि कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, हालदार साहब, बच्चे। तो आप बच्चे से कंफ्यूज हो सकते हैं कि लास्ट में बच्चे भी बनाए थे, तो आप वहाँ पर भ्रमित मत होइए। कौन पहनाया करता था? तो लगातार पहनाने की बात हो रही है, तो कैप्टन चश्मे वाला पहनाया करता था। ठीक है। फिर एक सवाल पान वाले से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पान वाले की नहीं थी? वह मोटा ताजा था, उसकी तोंद निकली हुई थी, उसके दांत सड़े हुए थे, वह बहुत सुंदर दिखता था, है ना? तो आप अब खुद समझ जाएंगे कि ऊपर की 3 विशेषताएं अगर उसकी हैं तो वो सुंदर कैसे दिख सकता है, आप मुझे बताइए। तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके व्यक्तित्व पर कुछ सवाल आ सकते हैं कि पान वाले के व्यक्तित्व की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, है ना? कि वह बहुत गुस्सैल था, वह हंसमुख था, वह बहुत गुस्सैल था, वह बहुत बातूनी था, वह बहुत पान खाता था। तो चारों में से कौन सी विशेषता उसकी नहीं है? वह बहुत गुस्सैल था, क्योंकि वो कभी नहीं गुस्साया। यहाँ तक कि वह पान खाया रहता था, उसके बाद भी हालदार साहब उससे कुछ पूछते थे तो वह पान थूक के और जवाब देता था, है ना? तो गुस्साता नहीं था। तो इस तरह से उस पर सवाल उठ सकता है। हालदार साहब से कुछ सवाल उठ सकते हैं कि हालदार साहब की निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है, कौन सी नहीं है? हालदार साहब कौन थे? हालदार साहब मूर्ति के सामने क्यों रुकते थे? हालदार साहब मूर्ति के सामने रुकना क्यों बंद कर दिए? हालदार साहब सबसे अंत में मूर्ति के सामने अचानक क्यों रुक गए? तो ये सारे प्रश्न जो है वो हालदार साहब से उठते हैं बच्चों। फिर अंत में कुछ प्रश्न इस तरह उठ सकते हैं कि जैसे कि कैप्टन चश्मे वाला कौन था? नेताजी के फौज का भूतपूर्व सिपाही था, नेताजी से स्नेह करने वाला एक सामान्य नागरिक था, नेताजी के साथ काम किया हुआ कोई व्यक्ति था, या उस दौर का कोई महान नेता था। इस तरह से आपको कई विकल्प होंगे जो आपको भ्रमित कर देंगे, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। फिर जैसे मान लीजिए कि अंतिम बार जब हालदार साहब आते हैं तो चौराहे पर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सरकंडे का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो वहाँ से सवाल उठ सकता है कि अंतिम बार हालदार साहब अचानक मूर्ति के सामने क्यों रुक गए? हालदार साहब क्यों भावुक हो गए?
मूर्ति पर ऐसा क्या देखा कि हालदार साहब भावुक हो गए? मूर्ति पर चढ़ा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटिए। ये भी हो सकता है। तो इस तरह से तमाम सवाल बन सकते हैं और आपकी कड़ी परीक्षा हो जाएगी कि आपने इस पाठ की के एक एक पंक्ति को समझा है कि नहीं समझा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से नेताजी का चश्मा जो पाठ है उससे ढेरों सवाल उठते हैं। फिर जो प्रश्न और अभ्यास है उसके जो प्रश्न है उसे भी वैकल्पिक रूप में पूछा जा सकता है। जैसे सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब 4 विकल्प दे देगा कि कैप्टन क्यों कहते थे। अब चारों विकल्प में से जो आपको सही लगे आप उसे चुनिए कि क्यों कैप्टन कहते थे। वह देशभक्त था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से विशेष लगाव रखता था, वह नेताजी के फौज का सिपाही था, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा विकल्प सही होगा कि वह नेताजी से विशेष लगाव रखता था। अब देखिए 2 विकल्प आपको भ्रमित कर देंगे कि वह देश के शहीदों से प्रेम करता था, वह नेताजी से विशेष स्नेह रखता था। तो दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि इसीलिए लोग उसको कैप्टन कहते थे। सामान्य तौर पर जैसे हम आप हैं कि सभी शहीदों से प्रेम करते हैं, तो कैप्टन क्यों कहते हैं उसको? नेताजी से प्रेम के कारण ही लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? उसके 4 विकल्प में से कोई एक है ना। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? 4 विकल्प दे देगा कि बच्चों के हाथ में देश सुरक्षित है, बच्चों के हाथ में देश असुरक्षित है, कि अब सरकंडे के ही चश्मे पहने जाएंगे। अब इतनी गरीबी है कि असली चश्मा नहीं बना सकते। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि हाँ सही में गरीबी के कारण सरकंडे, गांव वाले पैसा कहाँ से पाएंगे, इसीलिए सरकंडे का चश्मा पहना दिया। ऐसा नहीं है, बच्चों के हाथ में देश सुरक्षित है, यही उम्मीद जगाता है। फिर पान वाले से के व्यक्तित्व पर प्रश्न आएगा, वो मैंने बताया ही। तो लगभग इसमें जितने प्रश्न हैं बच्चों, वह सब 1-1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो इतनी ही गंभीरता के साथ आपको इस पाठ को पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि स्वयं प्रकाश और नेताजी का चश्मा पाठ पर हम लोगों ने पर्याप्त बातचीत कर ली। अब आइए हम दूसरा पाठ खोलते हैं, और वह है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का पाठ, बाल गोविंद भगत। तो अब आइए हम फिर राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय पर बातचीत कर लें थोड़ा सा। इनके संदर्भ में भी वही बात महत्वपूर्ण है, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना। कोई विशेष उस जन्म स्थान की कोई विशेष बात हो तो उसे आप समझ लीजिए। इनके रचना संग्रहों का नाम क्या है उसे आप याद कर लीजिए। कोई विशेष रचना संग्रह जिस पर कोई विशेष पुरस्कार अर्जित किया गया हो उसे आप याद कर लीजिए। कुछ विशेष सम्मान प्राप्त हैं उन्हें याद कर लीजिए। कुछ विशेष नाम से इन्हें पुकारा जाता है उसे याद कर लीजिए। वैसे मैं पूछना चाहूँगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को किस विशेष नाम से जाना जाता है बताइए आप। मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, बाकायदे इस वाइट बोर्ड पर मैंने लिखा था और अनेक बार आपको बताया था कि ये विशेष नाम राम वृक्ष बेनीपुरी जी को क्यों दिया गया है। चलिए वो नाम बताइए, मैं अब अंत में बताऊँगा आपको वो नाम। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था, है ना। जीवन के आरंभिक वर्ष बहुत कठिनाइयों में बीते थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे और अनेक बार जेल गए। मतलब बहुत महान देशभक्त कहा जा सकता है इन्हें, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए अनेक बार अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े गए और अंग्रेज़ों की जेल गए। 15 वर्ष की अवस्था में ही उनकी जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे ये, है ना। और कई पत्रिकाओं का संपादन किया। अब देखिए इनके नाम से ये बात जुड़ जाता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, पाठ के आधार पर बताएं। तो उसमें है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। हालांकि थोड़ा कठिन है इतने इतने नामों को याद करना, लेकिन आप थोड़ा सा स्मृति में रखे रहिए, है ना। विकल्प देखते ही याद आ जाता है कि ये सही है कि नहीं है। फिर इसी तरह गद्य की विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली,
है ना। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है और उनकी रचना यात्रा जो है उसके महत्वपूर्ण पड़ाव, मतलब उनके जो रचना संग्रह है, महत्वपूर्ण रचना संग्रह, उनके जो नाम हैं वो इस तरह हैं: पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए मैं बता देता हूँ कि विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ये इनका उपनाम है, कलम का जादूगर। ये इनकी उपाधि कह लीजिए, उपनाम तो नहीं। इन्हें इस विशिष्ट नाम से जाना जाता है, माने इनकी ये उपलब्धि है कि लोग इन्हें कलम का जादूगर कहते हैं। समझ रहे हैं आप, लोग इतना सम्मान देते हैं कि इन्हें कलम का जादूगर माना जाता है। तो यहाँ से कुछ इसी तरह के प्रश्न उठ सकते हैं कि कलम का जादूगर किसे माना जाता है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, या निम्नलिखित में से किस पत्रिकाओं का निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने नहीं किया है। तो तीन जो है इनकी पत्रिकाएं दे देंगे और एक अलग से दूसरे लोगों की दे देंगे। तो आपको समझना होगा कि किसका संपादन बेनीपुरी जी ने नहीं किया था। अब आइए हम इनके पाठ पर बातचीत कर लें। बाल गोविंद भगत, इसका सारांश मैं आपको एक बार आपके सामने रख दूं ताकि जो पढ़े हैं आप वह आपके जहन में एक बार दोबारा आ जाए, आपके स्मरण में एक बार दोबारा आ जाए। देखिए, बाल गोविंद भगत एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जो एक गांव में रहते हैं, ग्रामीण हैं, और उनका हाव भाव, रहन सहन सब कुछ संतों के समान था। दाढ़ी रखते थे, हल्की दाढ़ी थी, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी हल्की सी। कबीर रामानंदी चंदन जो है वो नाक से लेकर सर तक लगाते थे। कबीर की तरह कनफटी टोपी पहनते थे, बहुत कम वस्त्र पहनते थे, धोती और काली कमली रखे रहते थे जाड़े के दिनों में, बस इतना ही उनका पोशाक था। और न किसी से लेना न देना, मगन रहना वाली शैली थी, जीवन शैली थी उनकी। किसी से दो टूक बात करने में शर्माते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे, सबका लिहाज रखते थे, दूसरों की संपत्ति बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे और बहुत कड़ाई से इन नियमों का पालन करते थे। यहाँ तक कि शौच के लिए भी अपने ही खेतों में जाते थे। तो इस तरह से कबीर को वो अपना साहब मानते थे। ये सारी उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन वे इन सभी विशेषताओं के कारण उन्हें साधु नहीं माना जाना चाहिए, है ना। वे एक गृहस्थ थे, उन्हें एक गृहस्थ संत कहा जा सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो गृहस्थ संत हैं, उनके जीवन के कुछ उसूल हैं और कबीर के भक्त हैं, एकदम पूरी कड़ाई के साथ कबीर के आचरण का पालन करते हैं। खेती करते हैं, उसे जो अनाज उपजता है उससे लेकर के वो कबीर के मठ में जाते हैं, वहाँ से प्रसाद रूपी अनाज लेकर आते हैं और फिर उससे भोजन बनता है। तो सोचिए कि कितना आगे तक जा कर के वे कबीर के बताए हुए रास्ते पर, आदर्शों पर चल रहे हैं। वे एक बहुत अच्छे गायक हैं और उनका हर काम गीत से जुड़ा हुआ है, या यूं कहिए कि हर काम में गीत जुड़ा हुआ है। जब खेती कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं तो गीत गा रहे हैं, और इतना सुरीला गा रहे हैं कि आसपास जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं वो भी उनके सुर में अपना सुर मिला रहे हैं, और जो धान बोने का जो ताल है, क्रम है, वह बिल्कुल ताल पर चल रहा है। तो इतना खूबसूरत लय है, इतना खूबसूरत समा बना देते हैं, वो लगता है जैसे कोई तिलिस्म है, कोई जादू है। उनका संगीत जादू सा असर करता है आसपास। बरसात की अंधेरी रात है, मेढक जो हैं वो टर टर कर रहे हैं। ऐसे में जब वो आषाढ़ के मौसम में जब वो अधरतिया गाते हैं, भादों में गाते हैं, आषाढ़ में गाते हैं, गोदी में पियवा
चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते हैं, तो फिर तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस तरह के भजन गाया करते हैं और खंजड़ी बजाते हुए गाते हैं। तो ये उनके गीतों की विशेषता है। फिर जाड़े का जब समय आता है तो प्रभातियाँ गाने लगते हैं। प्रभाती मैंने आपको बताया है कि प्रभाती मतलब सुबह सुबह गाना गाना। तो खंजड़ी लेकर वो तालाब के किनारे भोर में बैठ जाते थे और इतने सुरूर में आ जाते थे कि माथे पर पसीना चमकने लगता था। मतलब कि जब लोग दांत किटकिटाने वाली ठंड में भोर में रजाइयों में घुसे रहते हैं, ऐसे समय में मात्र एक कंबल ओढ़े हुए भोर में तालाब के किनारे किसी ऊंचे टीले पर बैठकर वे गा रहे हैं और माथे पर श्रम बिंदु पसीना दिख रहा है। आप सोचिए कि कितने करामाती व्यक्तित्व हैं बाल गोविंद भगत। इसी बीच हम देखते हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या होती है जो बहुत उमस भरी होती है। उनकी कीर्तन मंडली के लोग उनके घर आ जाते हैं और उनके आंगन में खूब कीर्तन होता है और वो बीच में उठ उठ के नाचने लगते हैं। ये तमाम विशेषताएं बाल गोविंद भगत की हैं जहाँ से प्रश्न उठ सकता है। उनका एक बच्चा है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसकी शादी कर चुके हैं, पतोहू बहुत अच्छी है, ससुर की सेवा करती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसका उत्साह मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई और मेरा जो बोदा बच्चा था, पागल बच्चा था, कमज़ोर बुद्धि वाला बच्चा था, अब उसे जीवन के संघर्षों से मुक्ति मिल गई। वो बहुत खुश होते हैं और क्रियाकर्म को बिल्कुल तूल नहीं देते हैं। अपनी पतोहू से ही अपने बेटे का क्रियाकर्म करवाते हैं, आग दिलवाते हैं। तो यहाँ पर हमें बाल गोविंद भगत बहुत ही प्रगतिशील दिखाई देते हैं, बहुत ही आधुनिक दिखाई देते हैं, रूढ़ियों को न मानने वाले दिखाई देते हैं और लगता है कि सचमुच कबीर को उन्होंने आत्मसात कर लिया है। तो इस तरह से अपनी बहू को जब वे कहते हैं कि बहू के भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा दो, तो यहाँ पे वे विधवा विवाह के पक्ष में खड़े नज़र आते हैं। यहाँ पर भी उनका बहुत आधुनिकतम रूप हमें दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि वे गंगा स्नान के लिए जाते हैं 25-30 कोस दूर, मतलब लगभग 100 किलोमीटर जाना और आना। घर से खाकर चलते थे, घर लौट कर ही खाते थे और बीच में पानी पी लिया करते थे। तो क्या उनकी स्नान पर आस्था थी? नहीं, उनके स्नान पर आस्था नहीं थी। यहाँ से सवाल उठ जाएगा कि क्यों जाते थे? लोक दर्शन और संत समागम के लिए जाते थे। इसलिए जाते थे, लोक दर्शन का मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, तो उन्हें देखना, उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना, जगह जगह के लोगों से मिलकर ये अंदाज लगाना कि फ़लाँ जगह कैसा है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, इन सब बातों के बारे में जानना। समझ रहे हैं आप? इसलिए जाया करते थे। तो इतने आधुनिक है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत पर ढेरों प्रश्न उठते हैं। बाल गोविंद भगत की विशेषताएं क्या थीं? बाल गोविंद की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हैं? बाल गोविंद भगत के साहब कौन हैं? बाल गोविंद भगत निम्नलिखित में से किन आचरण के कारण अत्यंत आधुनिक दिखते हैं? बाल गोविंद भगत का जो दृष्टिकोण है उनमें से ये सही नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं है? बाल गोविंद भगत जाड़े में क्या गाते थे? बाल गोविंद भगत गर्मियों में क्या गाते थे? बाल गोविंद भगत बरसात के समय क्या गाते थे? बाल गोविंद भगत रोपनी करते समय किस तरह उनका संगीत जो है वह जादू पैदा करता था? ये तमाम सवाल बाल गोविंद भगत अपने बच्चे का क्रियाकर्म निम्नलिखित में से किस प्रकार से किए, निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही नहीं है क्रियाकर्म के संबंध में। 2-4 बातें लिख देगा कि क्रियाकर्म में उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, क्या सही है ना? या क्या सही नहीं है, ये भी कि 3 सही है, 1 गलत है, वहाँ से आपको खोजना पड़ेगा। तो इस तरह से तमाम सवाल जो हैं वो इस पाठ से उठते हैं और आप जब इसे और भी गंभीरता से पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको इसका सारांश बताया तो आपको ये पाठ फिर से याद आ गया होगा, पुनः स्मरण हो आया होगा कि हाँ, बाल गोविंद भगत की ये कहानी थी। अब जब आप एक एक पंक्ति इस पाठ को पढ़ लेंगे तो मेरा बोला हुआ आपको याद आने लगेगा, है ना?
तो बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा। बाल गोविंद भगत के क्या लक्षण थे, क्या विशेषताएं थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उनके बारे में क्या सच है, क्या गलत है, उनकी जो जीवन के प्रति दृष्टि है वह कैसी है, कैसी नहीं है, कहाँ पे वे आधुनिक दिखते हैं, महिलाओं के प्रति उनके क्या विचार हैं, है ना, स्नान पर उनकी आस्था थी कि नहीं थी, लोक दर्शन का क्या आशय, यह तमाम सवाल इस पाठ से उठ सकते हैं। अब आइए बच्चों, हमारे पास थोड़ा समय कम है तो हम अब सीधे, अभी हमने बिल्कुल ताज़ा हमने इसे पढ़ा है और वो है यशपाल का लखनवी अंदाज। तो यशपाल से भी कुछ उसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यशपाल का जन्म कब, कहाँ, और यशपाल जो है वो अगर किसी विशिष्ट शैली के रचनाकार हैं तो वह शैली क्या है। इनकी शैली को यथार्थवादी शैली कहा जाता है और इनका भी इनके जो रचनाक्रम है, रचना संग्रह है, उनके क्या नाम हैं और इन्हें अगर कोई विशेष पुरस्कार मिला हो तो वो किस तरह के हैं। ठीक है, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि लखनवी अंदाज पाठ क्या स्थापित करने के लिए इन्होंने लिखा था, वहाँ से भी सवाल उठ सकते हैं। अब देखिए, लखनवी अंदाज पाठ एक ऐसे नवाब की कहानी है जो सनकी है और उसके अंदर दिखावा भरा हुआ है। वह बात बात में दिखावा करता है और इतना ज़्यादा अहंकारी है कि थोड़ी सी बात पर उसके अहंकार को ठेस लग गई और उसने कुछ ऐसा काम किया कि वह हास्य भी पैदा करता है और गंभीर भी करता है। खीरा खरीद लिया नवाब साहब ने, थोड़ी गरीबी है लेकिन ठाठ बाट बिल्कुल वैसे ही, तो कोई देखे मत, इसलिए वो दूसरे दर्जे में टिकट कटाकर चढ़ गए हैं। इतने में ही लेखक भी पहुंच गया तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, वो अकेले यात्रा करना चाहते थे तो लेखक से बातचीत करने का उत्साह नहीं दिखाया उन्होंने। लेखक को भी बहुत बुरा लगा, लेखक ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया कि अगर आप बात नहीं करना चाहते तो हम भी बात करना नहीं चाहते। फिर थोड़ी ही देर बाद नवाब साहब ने लेखक की ओर मुखातिब होकर कहा कि भई आप क्या खीरा खाएंगे, तो लेखक ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, हम खीरा नहीं खाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नवाब साहब बहुत ही करीने से खीरा काटते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसे काट कर सामने रखते हैं और पूरी उसकी तैयारी करते हैं। लेखक ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से उस दृश्य को उपस्थित किया है। फिर अंततः एक बार और पूछते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे, तो लेखक ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, मैं खीरा नहीं खाऊंगा। यह बात नवाब साहब को बहुत नागवार गुजरती है और नवाब साहब एक एक करके खीरा उठाते हैं, उसे सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो इस पर लेखक बहुत हैरान होता है कि आखिर नवाब साहब ने ऐसा क्यों किया। और खीरा की इस तैयारी और खीरा खाने के इस अंदाज से नवाब साहब इतने थक गए कि वह लेट गए और उन्होंने डकार लिया। तो लेखक और भी आश्चर्यचकित हुआ कि जब सूंघ कर पेट भरा जा सकता है तो बिना कथ्य घटनाक्रम और बिना किसी तथ्य के कहानी लिखी जा सकती है, वो बिल्कुल ऐसी ही होगी जिस तरह से बिना खीरा खाए डकार लेना। मतलब ये कि यशपाल यह बताना चाहते हैं कि बिना कथ्य, बिना पात्र, बिना घटनाक्रम के कहानी नहीं लिखी जा सकती। अगर लिखे भी तो वह बिल्कुल वैसी ही होगी जिस तरह नवाब साहब ने डकार लिया कि खाया नहीं, डकार आ गई। तो उसी तरह से वह कहानी भी इसी तरह की है कि वह कहानी नहीं है लेकिन कहानी हो गई, है ना। तो यही स्थापित करने के लिए यशपाल ने लखनवी अंदाज लिखा था। लेकिन आधुनिक दृष्टि से अगर आप देखें तो यशपाल की यह बात स्थापित नहीं हो पाती है। आधुनिक दृष्टि से आप देखें तो लखनवी अंदाज एक अच्छी कहानी है, एक मज़ाहिया कहानी है, इसको पढ़ने में पर्याप्त आनंद आ रहा है। तो ये तो एक अलग बात हुई। प्रश्न कैसे उठेंगे? प्रश्न उठ सकते हैं कि नवाब साहब ने क्या खरीदा था, नवाब साहब दूसरे दर्जे में यात्रा करना क्यों चाहते थे, या क्या उनकी क्या मजबूरी थी, नवाब साहब दूसरे दर्जे में यात्रा कर रहे थे तो बोगी में कौन आ गया, नवाब साहब ने दोस्ती के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाया, है ना, नवाब साहब खीरे की तैयारी कैसे की है, निम्नलिखित विकल्प में से क्या सही है क्या गलत है। 4 विकल्प दे देगा कि इस तरह से तैयारी की, उसमें से कोई एक गलत होगा या कोई एक सही होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया, तो उन्होंने सूंघ के बाहर फेंक दिया। फिर लेखक से संबंधित कुछ सवाल आ सकते हैं कि लेखक का व्यवहार नवाब साहब के प्रति कैसा रहा,
है ना। इस कहानी से जो सीख मिलती है उसमें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। तो ये सारे सवालात जो हैं वो इस पाठ से उठ सकते हैं। तो बहुत गंभीर होकर आप इस पाठ को पढ़ें। जैसे कि एक एक पंक्ति से सवाल बनता है बच्चों। आप एक एक पंक्ति पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या और क्यों लगाएंगे तो सवाल बन जाएगा। जैसे एक पंक्ति आप पढ़े कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, क्यों? सवाल बन गया। फिर उसके 4 विकल्प हो जाएंगे, उसमें से आपको सही पहचानना है। अब देखिए, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के संबंध में क्या जानते हैं? खीरे के संबंध में इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, है ना। खीरा किस प्रजाति का था? खीरा बालम प्रजाति का था। बालम खीरे हैं बोलते हैं ना। तो किसी भी पंक्ति को आपको हल्के में नहीं लेना है। अब एक पंक्ति, मैं कहीं भी किसी भी पंक्ति को पढ़ देता हूं, देखिए, और उससे सवाल बना देता हूं। जैसे देखिए, मेरी नजर पड़ गई यहां पर, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। किसने किसके बारे में कहा? लेखक ने नवाब के बारे में सोचा। दूसरा सवाल ये बन सकता है, कौन अपनी असलियत पर उतर आया है? तीसरा सवाल बन सकता है कि कौन रईस बन रहा है? नवाब साहब रईस बन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ भी सवाल बन सकता है। आप सिर्फ क्या क्यों लगाते चलिए हर पंक्ति से, तो आपको सवाल बनाना आ जाएगा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। यहां से प्रश्न उठ सकता है, क्यों नवाब साहब क्यों लेट गए? खीरे की तैयारी से थक कर, खीरे को धोकर, खीरे को काट कर, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तैयारी किए, धोए, काटे, थक गए। उपरोक्त सभी, ऐसा नहीं कि अब आप खाली इस्तेमाल करने के तरीके से थक गए आप टिक लगा देंगे। नीचे जब एक विकल्प दिया गया है कि उपरोक्त सभी सही हो सकता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने काटा भी, छीला भी, धोया भी, सब तो किया। तो उपरोक्त सही वाला विकल्प यानी चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। उपरोक्त तीनों सही हैं, ये विकल्प सही होगा। इस तरह के विकल्प में आप भ्रमित हो सकते हैं। तो हड़बड़ी में किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना है बच्चों। अब देखिए कि जो प्रश्न और अभ्यास हैं, वहां से भी प्रश्न और अभ्यास तो बड़े बड़े उत्तरों माने बड़े बड़े उत्तर इसके दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके एक पंक्ति में भी उत्तर दिए जा सकते हैं, एक शब्द में भी उत्तर दिए जा सकते हैं। सिर्फ आप क्या क्यों लगा करके और सोच करके देखिए, प्रश्न बना करके देखिए, बन जाएगा। ठीक है, इसके बहुविकल्पीय उत्तर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का कोई उत्तर है, हमने 4 उत्तर दे दिया और कहा कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तो बन गया ना 1 नंबर का। प्रश्न बनाने वाले को मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि पहला ही प्रश्न ले लीजिए कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो 4 हाव भाव जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो बताएगा, तो उसको मेहनत करना है आपको, तो सिर्फ उसमें से सही पहचानना है ना। तो इस तरह से एक एक पंक्ति से सवाल बन रहा है और आप जो है पूरे एहतियात के साथ बहुत ही गंभीरता से इसे पढ़ें, इसे समझें, तो आप देखेंगे कि आपसे पाठ बनने लगा है। अब बच्चों, हमने हिंदी पद्य खंड पाठ 1, 2, 3 हमने पुनरावृत्ति कर ली, और हिंदी गद्य खंड पाठ 1, 2, 3 को भी मैंने आपके सामने सारे पन्ने पलटवा दिए। अगर आप बहुत गंभीरता से मेरी बात सुन रहे होंगे तो बहुत सारी बातें आपको अभी समझ में आ गई होंगी। आप तीनों पाठ से बिल्कुल परिचित हो गए होंगे, आपको एक एक दृश्य पाठ का याद आने लगा होगा, इतना आसान हो जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि आप कम से कम 2-2, 3-3 पन्ने की तो कहानियां हैं, उससे ज़्यादा तो है नहीं, और आप 10वीं में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट की एक कहानी है। तो सोते जाते समय मेरा सबसे अच्छा सुझाव बच्चों को यही रहता है कि जब आप सोने जा रहे हों तो हिंदी की किताब हाथ में लेकर जाइए।
और जब तक नींद ना आए तब तक आप कहानी पढ़िए। तो इससे ये होगा कि आप पढ़ना सीखेंगे और ये आगे बहुत काम आता है बच्चों, आपके व्यक्तित्व को बदल देता है पढ़ना और लिखना, है ना। तो इस तरह से आप रोज़ कम से कम एक कहानी पढ़िए। तो 6 पाठ हैं, 6 पाठ 6 दिन में हो जाएगा। उसके प्रश्नोत्तर भी हो जाएंगे। अब अगली जो कक्षा होगी बच्चों, उसमें हम लोग व्याकरण पर थोड़ी बातचीत कर लेंगे। और वाक्य हमने पढ़ लिया है, वाच्य हमने पढ़ लिया है, वाक्य और वाच्य हम इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। अगली कक्षा में हमारी पुनरावृत्ति पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि इस पाठ से आपको काफ़ी सहयोग मिला होगा, काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप और क्या चाहते हैं मुझसे, ये भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ब्रज में लिखी है और रामचरितमानस अवधी में उन्होंने लिखा है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उनकी मुख्य भाषा क्या है तो क्या कहा जाए। तो मैंने बताया है आपको कि उसे अवधी ही कहा जाएगा, कि तुलसीदास जी की जो मूल भाषा है वह कौन सी है, वह अवधी है, जब तक कि विशेष किसी ग्रंथ का नाम लेके न पूछा जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी ये जिज्ञासा जो है वो अब जिज्ञासा जो है वो शांत हो गई होगी। तो बच्चों, मुझे यही अनुमति दीजिए, अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।